पिछले 24 घंटे में कोरोना से सामने आने वाले आंकड़ों से न केवल प्रशासन ने बल्कि आम लोगों ने भी राहत की सांस ली है। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं कोरोना से ठीक होने वाला आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का असर पहले के मुकाबले थोड़ा कम जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी आने वाले कुछ और दिनों के लिए कोरोना के नियमों का आपको सख्ती से पालन करना पड़ेगा, ताकि जाते जाते कोरोना के वापस आने के सभी दरवाजे बंद हो जाएं। पिछले करीबन 2 महीने से कोरोना का प्रकोप अपने चरम पर था। कोरोना से अस्पतालों में बिगड़ते हालात भी आपने देखे। पिछले कुछ समय में ऐसे दिन कोरोना ने दिखाए जो शायद इससे पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये महामारी न सिर्फ शहर या देश तक सीमित थी, बल्कि पूरी दुनिया पर हावी हुई। पूरी दुनिया को कोरोना ने रुला कर रख दिया। लेकिन अब कोरोना के कम होते मामलों के साथ ये लग रहा है कि जल्द जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में अब तक के सबसे कम कोरोना के मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना के 1,14,460 नए मामले आए। 1,89,232 लोग कोरोना से रिकवर हुए, तो 2,677 लोगों ने 24 घंटे में कोरोना से जान गंवाई। वहीं कोरोना के 14,77,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना का अपडेट वाकई देशवासियों को राहत देने वाला है। कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, तो कोरोना संक्रमित रिकवर भी हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों से ज्यादा कोरोना से रिकवर होने वाले हैं। 1 जून को कोरोना का आंकड़ा 1,27,510 था। इस दिन 2,795 लोगों की मौत हुई। 2 जून को 1,32,788 मामले सामने आए। 3,207 की मौत हुई। 3 जून को कोरोना के आंकड़े की बात करें तो 1,34,154 लोग कोरोना से पॉजिटिव हुए। कोरोना से मौत हुई 2,778 लोगों की। 4 जून के आंकड़े की बात करें 1,32,364 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना से मौत हुई 2,713 लोगों की। 5 जून के आंकड़े की बात करें तो 1,20,529 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। कोरोना से मौत हुई 3,380 लोगों की। 6 जून का आंकड़ा 1,14,460 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही कोरोना से मौत हुई 2,677 लोगों की। कोरोना से बिगड़ते हालात तो संभलना शुरू हो गए हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। जरूरी है कि कोरोना से बचने के लिए अब भी एहतियात बरतें, कोरोना के नियमों का पालन करें। जितनी सतर्कता बीते दिनों बढ़ती है, उससे भी ज्यादा सावधानी आने वाले वक्त में बरतें। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। कोरोना के मामलों में भले ही कमी दर्ज की जा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाही बरतें। अभी भी हमें कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। हरियाणा में कोरोना के मामले पहले के मुकाबले अब काफी कम आ रहे हैं और माना ये जा रहा है कि हरियाणा में जो बंदिशें लगाई गई, जो सुरक्षित हरियाणा नाम से लॉकडाउन लगाया गया, उसके चलते अब मामले लगातार कम आ रहे हैं। फिलहाल आंकड़ों में राहत की और ज्यादा उम्मीद अभी की जा रही है। पिछले 1.5 साल में कोरोना ने हमें ऐसे दिन दिखाए हैं जिन्हें अब कोई नहीं देखना चाहता। कोरोना ने हमारी जिंदगी को बेपटरी बना दिया। कोरोना ने हमारी जिंदगी को 4 दीवारी में कैद कर रख दिया था। जीने का सलूक पूरी तरह से बदल गया। पूरी जिंदगी बदल गई है। अब मास्क हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया है। किसने सोचा था कि एक महामारी ऐसे दिन दिखाएगी? किसने सोचा था एक महामारी हमारे बच्चों को घर में कैद कर देगी? बच्चों की शिक्षा के मंदिरों के द्वार बंद हो जाएंगे, रोजगार के अवसर छीन लेंगे। कोरोना आया और सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन अब कोरोना के गिरते आंकड़े हमारे लिए उम्मीद की किरण लेकर आए हैं। एक ऐसी किरण जो लोगों को जीने की आस दे रही है, ऐसी आस जिसकी जरूरत कोरोना काल में दुनिया के हर एक शख्स को है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ गिर रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हरियाणा में कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लग रहे हैं। बीते 24 घंटे में केस आए हैं 723, तो वहीं इस दौरान कुल 59 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमितों की अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरी का आंकड़ा 1744 का है। अभी तक कुल मौतों का आंकड़ा 8,664 का है। प्रदेश में कोरोना केस 7,61,000 के पार हो गए हैं। 7,42,999 मरीज अभी तक रिकवर हो पाए हैं। 8,664 कोरोना संक्रमितों की प्रदेश में मौत हो चुकी है।
तो वहीं अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो ये आंकड़ा 9,974 का है। देर से ही सही कोरोना से राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। कोरोना से राहत मिलने लगी है। ऐसा नहीं है कि ये मौका साल 2020 में हमारे पास नहीं आया था। संभलने का मौका पूरी दुनिया को मिला था, लेकिन हमारी बेपरवाह लापरवाही ने गिरते कोरोना को ऐसा कांधा दिया कि उसने हम पर डबल अटैक कर दिया। खामियाजा पिछले करीब 2 महीनों से हम सभी भुगत रहे हैं। तो चलिए अब जिलेवार तरीके से बताते हैं आपको कोरोना के आंकड़े क्या कहते हैं। गुरुग्राम से 45, फरीदाबाद से 37, सोनीपत से 29, हिसार से 75, अंबाला से 40, करनाल से 57, पानीपत से 18, रोहतक से 21, रेवाड़ी से 16, पंचकुला से 66, कुरुक्षेत्र से 24, यमुनानगर से 67, सिरसा से 55, महेंद्रगढ़ से 21, भिवानी से 19, झज्जर से 15, पलवल से 7, फतेहाबाद से 29, कैथल से 25, जींद से 48, नूह से 1 और चरखी दादरी से 5 कोरोना केस आए हैं। हालांकि पिछले 1.5 साल में हमें कोरोना से संभलने का मौका जरूर मिला, लेकिन हमने वो मौका गवा दिया। अब जरूरी है कि दूसरा गोल्डन चांस ना गवाया जाए। इस बार हम जाते जाते कोरोना को वापस लौटने का कोई मौका नहीं देंगे। अब फिर किसी घर का चिराग कोरोना की वजह से नहीं बुझेगा। तो वहीं इसके साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन भी लगातार जोरों शोरों पर है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द कोरोना का खात्मा होगा। हरियाणा के साथ साथ देश भी कोरोना से मुक्त होगा। अंबाला में बनने वाली दवा को कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इस मौके पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दवा की पहली खेप रवाना होने के मौके पर कहा कि ये पूरे हरियाणा के लिए गर्व की बात है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है और हरियाणा के लिए गर्व की बात यह है कि अब हरियाणा में बनने वाली दवा को भारत में कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। दरअसल हरियाणा के अंबाला में कोरोना से बचाव की दवा बनने जा रही है। फेविपिरावीर नाम की दवा के भारत में इस्तेमाल को अब केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दवा निर्माता कंपनी मैकनिल एंड आर्गन्स में पहुंचकर दवा संबंधित जानकारी ली और दवा की पहली खेप रवाना की। इस मौके पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये दवा कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ा हथियार साबित होगी और ये हरियाणा के साथ साथ अंबाला के लिए भी गर्व की बात है। हरियाणा के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि अंबाला छावनी स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी मैकनिल एंड आर्गिस को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने कोरोना की दवाई फेविपिरावीर बनाने की इजाज़त दी है। आज कोरोना के खिलाफ युद्ध चल रहा है सारे विश्व में और ये बहुत बड़ा हथियार के रूप में साबित होगी मेडिसिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। ये ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के कई देशों में ये यहाँ से मेडिसिन जाएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब उम्मीद यही की जा रही है कि देश कोरोना के खिलाफ ये जंग जल्द ही जीत जाएगा। तो वहीं अंबाला में बनने वाली दवा की मंजूरी के बाद ये भी आस जगी है कि कोरोना काल में दवाओं की किल्लत अब नहीं होगी। तो वहीं अंबाला में निर्मित फेविपिरावीर को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में सप्लाई किया जाना है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में अब उम्मीद यही की जा रही है कि देश कोरोना के खिलाफ ये जंग जल्द ही जीत जाएगा। तो वहीं अंबाला में बनने वाली दवा की मंजूरी के बाद ये भी आस जगी है कि कोरोना काल में दवाओं की किल्लत अब नहीं होगी। 6 महीने से ज्यादा समय से चले आ रहे किसान आंदोलन के लिए 5 जून का दिन वाकई में बहुत ज्यादा अहम रहा है। इस दिन पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, लेकिन मुख्य बिंदु टोहाना ही रहा है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने एक बार फिर किसानों को ये नसीहत दी है कि अगर प्रदर्शन हो तो वो मर्यादा के अंदर ही हो, ये ज्यादा बेहतर है। किसान आंदोलन में 5 जून का दिन एक नई जान फूंकने के तौर पर भविष्य में देखा जाएगा।
हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसानों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई गई। लेकिन 5 जून के दिन प्रदर्शन का आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु रहा फतेहाबाद। टोहाना में गुरनाम सिंह चड़ूनी, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत तमाम बड़े किसान नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। इसका एक बड़ा कारण जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से हुए किसानों के विवाद के बाद हुई गिरफ्तारियां भी रही। इसके बाद ही असल विवाद गरमाया और पूरा केंद्र टोहाना बन गया। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए थे, लेकिन राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी समेत इन किसान नेताओं के पहुंचने पर यहां जैसे किसानों का सैलाब उमड़ा। ऐसे में प्रशासन को भी अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। हालांकि माहौल को गरमाते देख एक बार फिर से किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया। ऐसे में सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मंत्री किसानों को समझाने से लेकर चेतावनी जैसे तमाम उपाय अपना चुके हैं, लेकिन किसानों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर पहले की तरह ही इन तमाम कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की तरफ से रिएक्शन देखने को मिला। जो भी कुछ इस प्रकार के आंदोलन में वो कार्य करें, वो एक प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब न करें, शांतिपूर्वक तरीके से करें, अहिंसा इस नाते से को ध्यान रखें। तो शांतिपूर्वक करने वाले प्रदर्शन को हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो उसको संभालने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। नहीं, किसानों का आंदोलन है, वो कर रहे हैं, करते रहें, शांतिपूर्ण तरीके से करते रहें, हमें कोई एतराज नहीं है। शांतिपूर्वक तरीके से कुछ भी करते हैं, कोई एतराज की बात नहीं, उनका अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दे रखा है इस बात का कि वो अपनी बात कह सकते हैं। मेरा कोई एतराज नहीं, आज भी अगर उन्होंने किया और अपनी बात कही ना तो मेरा कुछ एतराज नहीं, ठीक बात कह सकते हैं, अपनी बात सबको राइट है। पर फिर भी मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी कोई भी शंका है, उनका कोई भी मतलब उनको लगता है कि गलत है, तो उन्हें सरकार से जवाब मांगना चाहिए और जवाब सुनने की फिर हिम्मत होनी चाहिए। मुझे एक चीज़ में समझ में नहीं आती कि ये किसान इतना बड़ी खुशी से वो देते हैं, आह्वान करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी को पत्थर मार दिए, हमारी महिला बेचारी कुछ मेडल लेके आई थी बबीता फोगाट, उसको सड़क के ऊपर घेर लिया। कि कौन सा कानून के तहत ये करते हैं? फिर हम कानून का कोई कार्रवाई करते हैं तो कहते हैं कि इनको मुकदमे वापस कर दो। शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, कोई भी आवाज़ बुलंद कर सकता है। उसके अंदर यदि मैं हूँ या कोई भी और है, उसके खिलाफ कोई लोग प्रदर्शन करते हैं, किसी योजना के तहत प्रदर्शन करते हैं, कोई उनके जो संगठन की जो आह्वान के तहत प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 जून के इस प्रदर्शन ने दोनों ही पक्षों का रुख अब साफ कर दिया है। जहां सरकार की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है, तो किसानों के तेवर भी लगातार कड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि रह रहकर सामने आ रही रोष की इन तस्वीरों को और कानून व्यवस्था को आने वाले समय में सरकार कैसे मेंटेन रखती है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। सरकार की तरफ से पहले किसानों से अपील भी की गई, उसके बाद चेतावनी भी दी गई। बावजूद इसके किसानों के जो तेवर हैं वो लगातार कड़े होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती ये है कि सरकार किस तरह से कानून व्यवस्था को मेंटेन रख पाएगी। पंचकुला के चंडी मंदिर में बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। हत्या के पीछे क्या था कारण, देखिए ये रिपोर्ट। कई बार गुस्सा इंसान पर इतना हावी हो जाता है कि वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। खून का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है, लेकिन पंचकुला के चंडी मंदिर में 2 भाइयों में हुआ मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई के माथे पर गोली मारकर उसकी जान ली। 12 बोर की बंदूक से अजीत नाम के शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की उम्र सिर्फ 25 साल थी। घटना की सूचना मिलने के बाद चंडी मंदिर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की गई। गोली लगने से मृतक अजीत की मौके पर ही मौत हो गई थी। पता चला है कि एक भाई ने दूसरे भाई की जो है हत्या कर दी है और इसमें वेपन यूज हुआ है। अभी हम मौके के ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसके अंदर तथ्य सामने आएंगे
वो थोड़ी देर में पता चलेगा। वेपन तो लाइसेंस वेपन है, वो कौन सा वेपन है अभी मौके के ऊपर जो है पता चलेगा। और आपसी क्लेश जो है अभी तक जो है घरेलू जो क्लेश होता है जो परिवार में, उसकी जो है बात सामने। पंचकुला के चंडी मंदिर में बड़े भाई ने मामूली कहासुनी के चलते भाई के माथे पर मारी गोली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सोनीपत में एक कार ओवरस्पीड के कारण हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दुर्घटना से देर भली। सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते वक्त आपको हर दूसरे मोड़ पर ये बोर्ड जरूर दिखाई देंगे। दुर्घटना से देर भली मतलब है कि भले ही आप अपनी मंजिल तक देरी से पहुंचे, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कहीं किसी अनहोनी का शिकार ना हो जाएं। लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए इन बोर्ड्स को अक्सर लोग अनदेखा करते हुए अपने वाहनों को हाई स्पीड में सड़कों पर दौड़ाते हैं। हर्जाना हादसों को दावत देकर चुकाना पड़ता है। मामला सोनीपत से सामने आया। तेज रफ्तार के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। बड़वासनी नहर से 200 मीटर पहले सोनीपत की तरफ इक्को गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें गाड़ी में 4 दोस्त बैठे हुए थे, जिसमें एक की मौके पे मौत हो चुकी, दूसरा इलाज के लिए मोहित साहब सिंह खानपुर भेजा गया था, जिसकी सुबह डेथ हो गई और जिस पे पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सर कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये चारों दोस्त पुरखास गांव के रहने वाले थे और सोनीपत की तरफ से बड़वासनी की साइड जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक चारों दोस्त सोनीपत से बड़वासनी की ओर जा रहे थे, लेकिन बड़वासनी पहुंचते ही ओवर स्पीड के कारण इनकी कार डिवाइडर से जा टकराई। गाड़ी में 4 दोस्त सवार थे, जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरे ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। बाकी के 2 दोस्त घायल बताए जा रहे हैं। गाड़ी स्पीड में थी, जो वहाँ मोड़ है तो डिवाइडर के लग के वहाँ जो पोल है उनसे टकरा गई। मोहित के अलावा दूसरा कोई न जिसकी डेथ हुई? मोहित और एक रोहित रामपुरपुर खास। क्या काम करते थे, कुछ पता चला? ये चारों दोस्त थे और खेतीबाड़ी का काम में काम करते थे। ये पहली बार नहीं है जब ओवर स्पीड के कारण कोई हादसा हुआ है। ये पहली बार नहीं जब ओवर स्पीड के चलते किसी घर का चिराग बुझा है। हालांकि लोगों को बार बार जागरूक किया जाता है कि सड़क पर अपने वाहनों को हाई स्पीड में ना दौड़ाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। बावजूद इसके हर दिन ओवर स्पीड के कई मामले सामने आते हैं और ना जाने कितने ही लोगों की जानें चली जाती हैं। ये हादसे अक्सर ऐसे जख्म दे जाते हैं जिनका भरना इतना आसान नहीं होता। ये जख्म कुछ ऐसे हैं जिन पर इतनी आसानी से मलहम नहीं लग सकता। इसलिए जरूरी है कि सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। पलवल जिले में साइबर क्राइम की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ही दिन में 19 लोगों के खातों से लाखों रुपए निकाल लिए गए। हरियाणा में साइबर अपराधियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह के अपराधी इतने सक्रिय हैं कि वे फर्जी कॉल और किसी भी प्रकार का लोभ लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसा ही लेते हैं और उन्हें हजारों लाखों रुपए की चौपट बड़े ही आसानी से लगा देते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि खाता धारक को कोई जानकारी भी नहीं होती है और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। और इस ठगी का पीड़ित को तब पता लगता है जब उसके मोबाइल पर मैसेज आता है या फिर वो बैंक में रुपए निकलवाने जाता है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये सभी लोग पुलिस को शिकायत दर्ज करवाने आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी मदद की जाएगी और जो इनके साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हुआ है उसकी भरपाई भी हो सकेगी। हैरानी की बात तो ये भी है कि पलवल में एक दिन में साइबर क्राइम के 19 मामले सामने आ चुके हैं। वैसे मेरे तो निकले हैं 50,000, मेरे भाई के निकले हैं 1,10,000 रुपए और बहुत सारे हैं। ज़्यादातर इनका जो टारगेट है वो 170 से लेके और 70 तक का है। 170, 130, 110, 90 और 70 है मिनिमम जो है ज़्यादातर, और सब बैंकों से निकले हैं। कौन से बैंक में खाता था आपका? मेरा सरव हरियाणा ग्रामीण बैंक में और SBI में पलवल। मेरे अकाउंट से 70,000 रुपये निकले हैं, जो कि 10,000 करके 7 बार में निकले हैं। मैंने बैंक में इंक्वायरी के लिए गया था तो बैंक वालों ने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बोल रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपने कुछ डाटा या कुछ लीक किया होगा, जो कि हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम चौकी में गए, चौकी वालों ने IT सेल के लिए बोला,
वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने हमारी वो एप्लीकेशन ले लिया। अब देखते हैं होता क्या है। डीएसपी यशपाल खटाना ने यह बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि उनके साथ ये धोखाधड़ी ना हो। जो भी नोटिस में चीज़ आती हैं, मुझे किसी चीज़ के पैसे मिलते हैं तो उनको उनके खिलाफ उनके एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और जल्दी जल्दी धरपकड़ जारी कर देंगे। सर लगातार जो साइबर क्राइम गिरफ्तार करेंगे। जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ लोगों को किस तरह जागरूक किया जा रहा है? लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से भी और वैसे भी लोगों को समझाया जा रहा है कोई साइबर से जो क्राइम हुआ है इससे बचें। साइबर क्राइम की बढ़ती वारदातें वाकई में चिंता का विषय हैं। ऐसे में लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है ताकि वो धोखाधड़ी से बच सकें। रोहतक में प्रेम प्रसंग के चलते लापता हुए युवक और महिला का शव नहर से बरामद कर लिया गया है। दोनों कुछ दिन पहले ही लापता हुए थे। रोहतक के कहनौर गांव से 30 वर्षीय महिला और गांव का ही रहने वाला जितेंद्र कुछ दिन पहले लापता हो गए थे। आशा वर्कर सीमा के पति नरेंद्र ने पुलिस चौकी में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी। 3 जून शाम को ही सीमा का शव रोहतक जिले के रिठाल गांव में रजवाहे से मिला था, जिसके पैर बंधे हुए थे और गले में भी कपड़े जैसी चीज लिपटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया था। वहीं अब जितेंद्र का शव भी रोहतक जिले के लाड़ौत गांव में जेलन नहर से बरामद हुआ है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। दिनांक 3/6/2021 को सीमा पत्नी नरेश वासी कहनौर व जितेंद्र उर्फ भोलू पुत्र विद्यानंद वासी कहनौर के घर से कहीं चले जाने के संबंध में गुमशुदगी की एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जो उसी दिन रिठाल गांव के पास सुमन की लाश को रजवाहे से बरामद किया गया था, जिसका आज पोस्टमार्टम कराया गया है कोरोना टेस्ट के बाद, जो आज सुबह जितेंद्र की लाश को भी लाडौत और बोहर गांव के बीच में जेल बालोट ब्रांच से बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का है और मृतक महिला के पति की शिकायत पर ही मामले में कार्यवाही की जा रही है। के गांव चांदेल में एक युवक को मछली खाने का शौक महंगा पड़ गया। युवक को अपनी जान देकर मछली खाने की कीमत चुकानी पड़ी। कहते हैं मौत कभी बताकर नहीं आती, एक छोटी सी बात भी मौत का कारण बन सकती है। कुछ ऐसा ही झज्जर के चांदौल गांव में देखने को मिला, जहां एक युवक को उसका मछली खाने का शौक मौत के मुंह तक ले गया। युवक अपने साथियों के साथ गांव छपार पहुंचा। तीनों जोहर से मछली पकड़ने का काम कर रहे थे। इसी दौरान लाठी डंडों से लैस आधा दर्जन लोग वहां पहुंचे और दोनों को पकड़ लिया। हालांकि मौका पाकर एक युवक तो फरार हो गया, लेकिन दूसरे युवक को लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। छपार जोड़ में गए हैं, वहाँ से वहाँ मच्छी काट लिया बना लिया खा लिया। वहाँ गए तो ये भी तो अनिल जोड़ जाड़ का नजदीक बढ़िया है, ये थोड़े दूर थे। वो की तक उनमें जिनका जोड़ था उन्हें पता लग गया। वो जो सन वहाँ थे उन्हें की तो इसको मारी मुरी और जो सन यहाँ अपना चांदौल जोड़ के पास गए। तो इनमें जो सन संजय ने कृष्णा जो भाग गया, जो पवन जो साथ था यो भाग गया। स्नान की और रिश्तेदार को बताई, ये जो सन उसने उठा के लाए तो रास्ते में दम तोड़ गया। सुबह होने पर कुछ ग्रामीणों ने युवक को बेहोशी की हालत में जोहड़ के पास पड़ा हुआ देखा। इसके बाद उसकी सूचना परिजनों को दी गई। गंभीर हालत में युवक को झज्जर के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस मामले में पुलिस हर पहलू को जोड़कर देख रही है। रोहतक में एक 45 वर्षीय महिला की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। महिला पति की मौत के बाद अपने बेटे के साथ मिलकर दूध की डेयरी का काम करती थी। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी तरह की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला रोहतक का है, जहां एक 45 साल की महिला को मौत के घाट उतार दिया गया।
भराड़ गांव के रहने वाली इस महिला के पति की काफी समय पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ दूध का काम करती थी। देर रात जब उसका बेटा दूध लेकर घर पहुंचा तो वो सन्न रह गया। महिला का सर धड़ से अलग था। महिला के बेटे ने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को सूचना दी। घर के अंदर ही मतलब तेज धार हथियार से गला रेता गया है और इसको नरसंग तरीके से इसकी हत्या की गई है। और जिसमें इसके जो पति है आनंद, उनकी पहले शादी हुई थी, वो ब्राह्मण गांव के हैं और उनकी पत्नी और उनका बेटा वहाँ ब्राह्मण गांव में रहते हैं। और ज़मीनी विवाद के चलते जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें रविंदर सिंह जो ब्राह्मण का जो इसकी पति की पहली पत्नी का जो बेटा है उस पर आरोप लगे हैं। फिलहाल हत्या का कारण प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया गया कि महिला के पति की एक और पत्नी थी जिससे एक लड़का रविंदर है और उसी पर हत्या का शक जताया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल रविंदर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है। फिलहाल रविंदर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर मामले की जांच की जा रही है।